हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे साइंस को कवर करेंगे, जो कि आपका वर्ष 2024 में जितने भी रेलवे की एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन को साइंस को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट घंटा और वाट घंटा दोनों में मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि किसी शक्ति को जो है हम किलोवाट घंटा या घंटा दोनों में मापा जाता है। ठीक है, तो वाट के संदर्भ में किलोवाट का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए, किसी शक्ति को जो है किलोवाट और वाट दोनों में मापा जाता है, तो वाट के संदर्भ में जो है 1 किलोवाट का मान क्या हो जाता है। तो देखिए 1 किलोवाट पूछा है, 1 किलोवाट का मान जो होता है आपका 1000 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 1 किलोवाट कितना हो जाता है, 1 किलोवाट जो हो जाता है आपका 1000 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाता है 1 मेगावाट, मेगा में कितना हो जाता है तो 10⁶ हो जाता है। वही अगर बात करते हैं गीगावाट की बात करते हैं तो 10⁹ हो जाएगा। गीगा के बाद आपका आता है टेराबाइट, टेरावाट होता है। तो टेरावाट में जो हो जाता है आपका कितना होता है तो टेरावाट में 12 हो जाता है। टेरावाट के बाद आ जाता है आपका पेटावाट में जो होता है आपका 15 हो जाता है। पेटावाट के बाद आपका आता है आपका एक्सावाट, तो एक्सावाट के बाद कितना हो जाता है तो 10⁻18 हो जाता है। इसी तरह से आप इसको कवर करते चलिएगा। और ये वाला जो पोर्शन हम आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछा गया है, मतलब कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछा गया है, मतलब कि क्या बोला गया है, और कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड हो गया ये वाले, और आपको जो है HCl के साथ क्रिया कराया जाता है तो आपका कौन सा बनता है तो आपका बनता है CuCl2 बनता है, प्लस जो है आपका H2O निकलता है। तो क्या हो जाएगा तो इसमें देखिए 4 क्लोराइड नहीं होगा, 3 क्लोराइड भी नहीं होता है, तो कॉपर के 2 क्लोराइड यहाँ जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कॉपर ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड है क्षारीय प्रकृति का होता है। तो देखिए इसमें जो होता है, देखिए ए वाले जो होता है आपका कॉपर ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। HCl जो होता है आपका कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रकृति का है। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, तो ये दोनों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया कर घुलनशील कॉपर 2 क्लोराइड के निर्माण करता है, तथा जिसके कारण घोल जो होता है नीला और हरा हो जाता है। घोल जो होता है आपका कौन सा होता है, नीला और हरा हो जाता है। इसी तरह से इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है। तो देखिए कोलाइड में पूछा गया है कि कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है, तो जेली हो जाएगा, प्यूमिस हो जाएगा, कुहासा हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा। देखिए कोलाइड का जो है कोलाइड फोम का सही उदाहरण है, तो कोलाइड फोम का सही उदाहरण जो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यूमिस हो जाएगा, जो आपका कोलाइड फोम का सही उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4th नंबर क्वेश्चन कि सही कथन का चयन करना है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन लड़कों में नहीं होता है, इसको काट दीजिए। तो देखिए पहला कथन आपका सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो कथन ए सत्य है और कथन बी जो है आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 का बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में यौवन अवस्था में लक्षणों को नियंत्रण किया जाता है, सही है लड़कों में। और प्रोजेस्टेरोन लड़कियों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण करता है, कहाँ में, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है आपका लड़कियों में होता है, लड़कों में नहीं होता है। आगे देखते हैं। पुरुष में लैंगिक विषमताओं का विकास, जैसे कि चेहरे पर बाल आना, आवाज़ तथा मांसपेशियों में वृद्धि होता है। और वही अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य का जो होता है विनियमन, जैसे कि यौन इच्छा आ जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाती है, शुक्राणुओं का उत्पादन होता है, अस्थियां जो होती है मजबूत हो जाती है, मांसपेशियां की क्षमता आदि, ये सभी जो होता है आपका यौवन अवस्था का लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहाँ में होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन जो है आपका वृषण में होता है। वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था एवं
गर्भावस्था एवं ब्रेस्ट फीडिंग आदि के जो होता है प्रेरित करता है, किसके द्वारा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपका कहाँ में किस में स्रावित होता है? तो लड़कियों में जो होता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होती है स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है कि जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है, तो देखिए जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभाजित किया जाता है, विक्षेपित किया जाता है, तो निम्नलिखित में किस रंग जो होता है विचलन सबसे कम होता है? तो देखिए यहाँ जो होता है विचलन सबसे कम बोला गया है, तो देखिए यहाँ जो हो जाएगा आपका बैजानी हापी नाला, आप नाम सुनते होंगे, तो नीचे देखिए, नीचे तो बैजानी हा पी ना ला, इसी तरह से होता है। जब यहाँ से आपका जो होता है एक स्पेक्ट्रम जो इससे गुजरती है इस प्रकार के, तो इस प्रकार के आपका बैजानी हापी नाला 7 कलर निकलता है यहाँ से। तो देखिए सबसे पूछा गया है का कि जब सफ़ेद प्रकाश की कांच प्रिज्म से गुजरती है तो 7 विक्षेपण में होता है, तो सब किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो देखिए नीला रंग, तो नीला रंग का देखिए बैजानी, नीला यहाँ पे आ गया, तो इसका विचलन हटाइए, जामुनी तो इसी में आ गया सेकंड नंबर पे। सबसे कम विचलन जो होता है आपका किसका होता है? तो पीला का होता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। जैसे कि बैजानी यहाँ पे नाला इस तरह से लिखते जाएगा, तो नाला पीला यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद इसी तरह से देखेंगे हम इसको, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। बैजानी हापी नाला के थ्रू हम इसको देखेंगे, बैजानी हापी ना और ना से नारंगी होता है, तो पी से यहाँ पे पीला हो गया, तो सबसे कम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो पीला जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या क्या बोला गया है कि देखिए प्रकाश किरणें को प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में टूटने वाली घटना को हम क्या बोलते हैं? तो 7 रंगों में टूटने वाली घटना को हम क्या बोलते हैं? तो वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? तो वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। अब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है तथा सबसे कम विचलन जो होता है आपका लाल रंग का होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है, और सबसे कम विचलन जो होता है आपका लाल रंग का होता है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्रम देखते हैं, तो देखिए बैंगनी, इंडिको, नीला, हरा, पीला इस प्रकार का होता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, कौन सा? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का फार्मूला होता है डी जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ होता है। डी जो होता है आपका प्रकाश वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, और 1/λ जो हो जाएगा यहाँ पे तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है कि जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है, कि जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो निम्नलिखित में से क्या अनुभव होती है? तो देखिए जब किसी वस्तु पर अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका त्वरण निकलती है। गुरुत्वाकर्षण बल ये भी जो होता है एक प्रकार का त्वरण है। इसका मात्रक जो होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई जो होता है आपका आर स्क्वायर होता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है। आगे देखते हैं, अगर पृथ्वी से, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगर पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगर पृथ्वी से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है घटता है। अगर पृथ्वी से अंदर की ओर जा रहे हैं तो देखिए अंदर की ओर भी जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यहाँ तक तो याद हो गया। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के कोणीय वेग, तो देखिए कोणीय वेग पे क्या होता है, तो देखिए कोणीय वेग के घटने पर अगर कोणीय वेग का मान जो होता है आपका घटता है तो उस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ता है। तो अगर कोणीय वेग का मान घटता है तो उस कंडीशन में जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है विषुवत रेखा कहाँ पे है, तो विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है। तो विषुवत रेखा का मान जो होता है आपका विषुवत रेखा पे मान जो होता है त्वरण का बढ़ता है। अगर कोणीय वेग का मान बढ़ने पर बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है विषुवत रेखा पे घट जाता है। वही अगर बात करते हैं कि अगर कोणीय वेग का मान बढ़ता है या घटता है तो ध्रुव पर त्वरण का मान में किसी भी प्रकार के डिफेक्ट नहीं आता है, किसी भी प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है कि द्रव के कण के कारण निरंतर गतिशील रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि द्रव के कण जो है के कारण निरंतर गतिशील होता है। तो देखिए द्रव के कण में जो होता है आपका गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा के कारण ही कण जो होता है निरंतर गतिशील में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है कि पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा हुआ भाग। तो देखिए अगर मानते हैं एक पुष्प का फिगर बनाते हैं, पुष्प का जो है यहाँ पे इस तरह से लेते हैं और जो है आपका इस तरह से एक होता है, इस तरह से होता है और थोड़ा सा और कवर करते हैं। तो एक यहाँ पे इस तरह से आता है, उसके बाद एक के लंबे चला जाता है, फिर यहाँ पे इस तरह से होता है और यहाँ पे थोड़ा सा पंखुड़ी टाइप का लगा रहता है। ठीक है, ये पुष्प का हो गया। अब क्या बोल रहा है कि पुष्प के मादा के जनन अंग में उभरा हुआ भाग। तो देखिए ये जो होता है आपका उभरा हुआ भाग बोला गया है, उभरा हुआ भाग है ये वाले। तो उभरा हुआ भाग को हम क्या बोलेंगे, तो उभरा हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं, तो उभरा हुआ भाग को हम अंडाशय बोलते हैं। और क्या बोला गया है कि मध्य में भाग जो लंबा होता है, तो देखिए मध्य में भाग जो लंबा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वर्तिका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे, उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और जो ए जो है आपका क्या हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा। और ऊपर में जो होता है आपका वर्तिकाग्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी जो होता है, ये सभी जो है आपका पौधे के जो होता है, पौधे के जो हो जाएगा ये सभी कौन सा अंग है, तो ये सभी जो होता है आपका मादा अंग हो जाएगा। और इसमें जो होता है देखिए पौधे के प्रमुख अंग होते हैं, एक पुंकेसर होता है, कार्पेल होता है, वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है, पंखुड़ी होता है, बाह्यदल होता है, उसके बाद आपका रिस्प्लेटल होता है, पुष्प का अक्ष भाग होता है। ये सभी जो होता है पुष्प के भाग होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि मानव में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन करने वाले चयापचय गतिविधियां को किसके द्वारा हटा दिया जाता है। तो देखिए अगर बोला गया है नाइट्रोजन अपशिष्ट को, तो नाइट्रोजन अपशिष्ट को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हटाया जाता है। और उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो देखिए उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जो है मानव शरीर में उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए गुर्दा जो है उत्सर्जन अंग है, फेफड़ा हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा और बड़ी आंत जो होता है आपका उत्सर्जन अंग के अंतर्गत आता है। गुर्दे में गुर्दा मुख्य उत्सर्जक अंग है जो कि रक्त को अपशिष्ट को छानता है और मूत्र का उत्पादन करता है। फेफड़ा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। त्वचा में पसीना की ग्रंथियां पसीना उत्पन्न करती है जो कि एक अपशिष्ट उत्पाद होता है। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वह रक्त जो छानकर और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में पुनः अवशोषित करके पानी और सोडियम जैसे खनिज की सांद्रता को नियंत्रित करता है। किसके द्वारा, तो ये होता है आपका ब्रिक के द्वारा। नेफ्रॉन में जो होता है ग्लोमेरुलस नामक एक फिल्टर और एक नलिका होती है। ग्लोमेरुलस रक्त कोशिकाओं और बड़े अणुओं विशेष रूप से प्रोटीन को रोकता है, रोकने वाले तरल पदार्थों और अवशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करता है। किसके द्वारा, तो नेफ्रॉन में जो होता है आपका कौन सा होता है, तो ग्लोमेरुलस नामक एक फिल्टर होता है। कभी कोई भी क्वेश्चन जो है आपका रेलवे में देखने को ये वाले मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलना चाह रहा है, कथन को देखेंगे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत है। तो ठीक है, कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत बोला गया है। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, कार्बन में जो होता है कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की जो होती है अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़े अणुओं का निर्माण होता है। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, तो इस गुण को हम श्रृंखला गुण बोलते हैं। तो ये जो हो जाता है आपका सही होता है। कार्बन के ऐसे यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध या असंतृप्त यौगिक होता है, तो ये भी जो होता है आपका सही हो जाएगा। कार्बन जो है ऑक्सीजन से ही बनता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कार्बन जो है ऑक्सीजन से नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, कार्बन के ऐसे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े होते हैं उसको संतृप्त कहते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगर मानते हैं कि कार्बन में जो होता है द्विबंध होता है, द्विबंध और त्रिबंध में जो होता है वे सभी जो होता है असंतृप्त यौगिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कौन सा, एक होता है आपका एक होता है आपका एल्केन,
एल्केन होता है, एक होता एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एक होता है आपका एल्काइन होता है। तो एल्केन जो होता है आपका, एल्केन में जो होता है एक बंधन होता है, एल्केन में आपका जो है एक बंधन होता है, एल्काइन में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में जो होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए एल्केन में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो संतृप्त बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंधन आबंध जुड़े होते हैं जो कि संतृप्त होते हैं। तो एक वाले जो होते हैं क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, एल्कीन और एल्काइन पे आते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन में जो होता है डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में जो होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि आपका असंतृप्त यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कि देखिए कार्बन जो होता है कार्बन की यौगिक जो है ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाता, यही जो आंसर हो जाएगा। कार्बन की यौगिक का निर्माण जो होता है कार्बन का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन से संबंध बनाने के कारण होता है। कार्बन अपनी निम्नलिखित क्षमताओं के कारण अनेक प्रकार के यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जैसे कि कार्बन के बीच बने मजबूत एवं अस्थायी बंध होते हैं। कार्बन का श्रृंखला गुण अर्थात कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर के एक लंबी श्रृंखला बनाती है। कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एकल, दोहरा एवं तिहरा बंध बनाने की क्षमता रखती है। जैसा कि हम आपको बताएं, अगर एकल बंध बनाएगी तो आपका संतृप्त हो जाएगा, और डबल बॉन्ड और 3 बॉन्ड बनाएगी तो कौन सा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा, असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि पौधे में शीर्ष अस्त विभेजोतक ऊतक की स्थिति क्या होती है, तो पार्श्व संधिया के पास होती है, केवल जड़ वाले भाग के निकट होती है, तने और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में होती है, तने और जड़ों के पार्श्व भाग में होती है। तो शीर्ष विभेजोतक ऊतक यहाँ पे पूछा गया है कि शीर्ष विभेजोतक ऊतक जो होती है पार्श्व संधिया के पास होती है, केवल जड़ वाले भाग के निकट होती है, तनों और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में होती है, तनों और जड़ों के पार्श्व भाग में होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 11 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कि तने और जड़ों के भाग वाले वृद्धि में जो होती है आपका पार्श्व विभेजोतक ऊतक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका है, एक लंबी जो है विद्युत धारावाही परिनालिका है। यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अंकित करता है तो यह दिखाई देती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंकित करता है तो क्या दिखाई देती है, बीच में संघन दिखाई देगी, सभी बिंदुओं पर एक समान दिखाई देगा, सिरों पर संघन दिखाई देगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ेगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि सभी बिंदुओं पर जो होगा एक समान हो जाएगा, क्योंकि देखिए किसी परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सीधी रेखा होती है, जो कि आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, एक बार हम लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलती है और यहाँ ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल है, और ये जो हो जाएगा आपका साउथ पोल है, और यहाँ से निकलेगी और इस तरह, तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ जाएगी, और साउथ से निकलती है, इसमें बीच हो जाता है, अगर बीच में जाती है तो साउथ से नॉर्थ जाती है। आगे देखते हैं कि इसका देखेंगे कि सोलेनाइड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण इस प्रकार होती है। तो जब एक प्रकार के सोनेलाइड बना लेता है, तो सोनेलाइड बनाती है, तो देखेंगे सोनेलाइड के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आपका समान होता है। सोनेलाइड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न जो होता है छड़ चुंबक के समान होता है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान रूप से सोनेलाइड के केंद्र से किनारे की ओर बढ़ने की ओर फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि जब एक लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कौन सा पदार्थ जो होती है विस्थापित हो जाती है। तो देखिए अगर बात करते हैं, हमको क्या बोला गया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन, तो अगर सबसे पहले हम इसका देखते हैं, समीकरण लिखते हैं, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन जो है आपका किसके साथ अब क्रिया करती है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन जो है जल के साथ, देखिए यहाँ पे कौन सा दिया गया है, Fe के साथ अब क्रिया करेगी, तो क्या बनाएगा, FeSO4
प्लस जो है आपका क्या देगा, H2O देगा। तो देखिए जब एक लोहे के कील जो है, लोहे के कील यहाँ पे देखिए लोहे के कील Fe हो जाता है और कॉपर सल्फेट की विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो विलयन में डुबाया जाता है तो कौन सा पदार्थ जो है विस्थापित हो जाता है। तो अगर विस्थापित पदार्थ की बात बोलते हैं तो विस्थापित पदार्थ की बात बोलेंगे यहाँ पे तो कॉपर जो हो जाएगा यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा। अब हम देखेंगे विस्थापित के क्रम हो जाएगा कि कौन सा जो होता है अभिक्रियाशील, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, कौन सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, तो उसको कवर करेंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका रेलवे के सबसे फेवरेट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम होता है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। उसके बाद आप जो है इसको 3-3 का पेयर बनाइएगा। मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद हो जाता है आपका जिंक हो जाता है। जिंक के बाद हम देखेंगे जिंक हो गया, जिंक के बाद देखेंगे आपका Fe के बाद देखेंगे हम Fe, Pb और H हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसके बाद हम कवर करेंगे FePbH। उसके बाद देखेंगे कि H के बाद हो जाएगा आपका Cu हो जाएगा, Cu के बाद हो जाएगा आपका Hg हो जाएगा, Hg के बाद आपका Ag हो जाएगा, उसके बाद आपका Au हो जाएगा। ये सभी जो है आपका अभिक्रियाशील हो जाएगा, जो कि आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है आपका पोटेशियम होता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील जो होता है आपका कौन सा होता है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील जो होता है आपका सोना होता है। मतलब कि सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है आपका पोटेशियम होता है, या अक्रिय, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सर्वाधिक अक्रियाशील धातु को किसको बोलते हैं, तो सोना को बोलते हैं। देखिए पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम के बाद पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, इस तरह से इसको याद कीजिए क्योंकि रेलवे में एक न एक क्वेश्चन आपको इस तरह से देखेगा कि समीकरण वाइज क्वेश्चन जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है समीकरण वाइज क्वेश्चन उस तरह से आपको दे देगा। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक। उसके बाद हो जाएगा आपका Fe लोहा, Pb जो होता है सीसा होता है, H जो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, Cu आपका चांदी है, Hg जो हो जाएगा पारा हो जाएगा, Ag चांदी हो जाएगा, Cu जो हो जाएगा आपको कौन सा है, Cu कॉपर हो जाएगा, और Au जो हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो इस क्रोनोलॉजी ऑर्डर को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान गति में होता है तो उसका पथ कैसा होता है। तो देखिए जब कोई वस्तु जो है आपका एक समान गति में है, जब एक समान गति में होता है तो उसका पथ जो होता है एक ऋजु रेखा होती है। एक ऋजु रेखा कहने का मतलब कि एक सीधी रेखा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है, गलत वाक्य की पहचान करना है। कुछ जीव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में आक्रामकता स्रोत के साथ सरल खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। देखेंगे कि कुछ जीव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में अकार्बनिक स्रोत के साथ सरल खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। बी देखेंगे अन्य जीव जटिल खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसे शरीर के अनुरक्षण और वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने के लिए सरल पदार्थों का विखंडन करते हैं। ये भी सही हो जाता है, ये भी ऑप्शन नंबर ए भी सही है। विषमपोषी जीवों में पादप शामिल होता है। विषमपोषी जीवों में पादप जो है आपका शामिल होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि विषमपोषी जीवों में पादप शामिल नहीं होता है। तो देखिए बी और सी काटिए, इसको ए और बी इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, तो गलत जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो देखिए कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। और कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 40U जो हो जाएगा आपका कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु को अवतल दर्पण की फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखा जाता है। तो देखिए जब जो है हम यहाँ पे अगर डायग्राम हम बनाना चाहते हैं तो ये मान लेते हैं हम एक आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बाहरी भाग जो होता है आपका कालीन किया रहता है और बीच वाला भाग जो होता है आपका धंसा होता है। और यहाँ से हम एक एक्सिस ले रहे हैं तो ए जो हो जाएगा आपका ए वाले जो हो जाएगा आपका पोल हो जाएगा, ए वाले जो हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, उसके दोगुना दूरी पे जो होता है आपका सी होता है। तो वस्तु को हमको रखने के लिए कहाँ बोल रहा है, तो एफ और पी। देखिए अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखने के बोल रहा है, तो एफ और पी के बीच में रखने के लिए बोल रहा है। वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे। जब हम वस्तु को यहाँ पे रखेंगे एफ और पी के बीच में वस्तु को रखेंगे तो उस कंडीशन में मेरा प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो देखिए
प्रतिबिंब जो है आपका कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है आपका दर्पण के पीछे बनेगा। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले जो आएगी एक प्रतिबिंब आएगी यहाँ से तो एक फोकस से होते हुए जाएगी। उसके बाद देखिए एक प्रतिबिंब आएगी तो इस तरह से होते हुए आपका जो है इस तरह से होते हुए आपका इस तरह से जाएगी तो ये पीछे की ओर बनेगा। तो पीछे की ओर जो होता है तो आपका डॉटेड लाइन में बनेगा। तो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। उसके बाद जो है आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है और जो होता है आपका पीछे जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहीं पे पूछा गया है वस्तु से आभासी बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, छोटा नहीं होगा। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है आपका कहाँ पे किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम दूरबीन में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, डॉक्टरी दर्पण में करते हैं, सोलर कुकर एवं गाड़ी के हेडलाइट में जो है परवलय अपवर्तन अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा कि कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए जिसका उपयोग जो होता है व्यापक रूप में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो देखिए कार्बन द्वारा निर्मित सरल यौगिक जब यहाँ पे पूछा गया है तो देखिए सरल यौगिक कार्बन का सभी अप्रूफ है, बट यहाँ पे पूछा कौन सा गया है, सरल यौगिक की बात कर रहा है। तो सरल यौगिक जो होता है आपका मीथेन होता है जो आपका ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है कहाँ में की जाती है, तो देखिए मीथेन एक ज्वलनशील रंगहीन गंधहीन गैस होता है। तो मीथेन जो होता है एक ज्वलनशील गैस होता है, रंगहीन गैस होता है, गंधहीन गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जीवों के मूल निर्माण इकाई कौन सी होती है, तो जीवों के मूल निर्माण इकाई जो होती है आपका कौन सी होती है, तो कोशिका होती है। कोशिका जो होता है आपका दो प्रकार, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं का दो प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। एक जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक होता है, एक जो होता है आपका यूकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अब ये दोनों को देखेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें एक नाभिक होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं में नाभिक होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें नाभिक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है आपका नाभिक नहीं होता है लेकिन यह न्यूक्लियाइड क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होता है एकल कोशिका वाला होता है और यूकैरियोटिक जो होता है आपका एकल कोशिका तथा बहु कोशिका वाला होता है। बैक्टीरिया और आर्किड डोमेन के एक कोशिका जीवों के प्रोकैरियोटिक रूप में वर्गीकृत किया गया है। पशु कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, कवक और प्रोटिस्टा जो होती है ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं के अंतर्गत आती है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से क्वेश्चन जो है आपका रेलवे में भरमार होकर के पूछा जाएगा। अगर ग्रुप डी की बात करते हैं तो पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, भर के क्वेश्चन आपको ये सभी सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को आप कवर कीजिए, कवर करके जाइएगा तो आप डेफिनेटली जो है क्वेश्चन को अगर मानते हैं कि रेलवे में अगर 20 क्वेश्चन ग्रुप डी में कम से कम 20 से 22 जो है आपका साइंस कवर करने को मिलेगा। तो अगर 20 से 22 अगर साइंस आप कवर कर लेते हैं इतना, तो आप समझिए कि अच्छा खासा स्कोर मार्क पे आप आ जाइएगा। इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, उससे जा करके ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू।